नहीं, मैं समझता हूँ कि माननीय गवर्नर हैं, लेकिन उनको अपने बयान में थोड़ी गंभीरता तो लानी होगी। शिवाजी शिवाजी थे। छत्रपति शिवाजी जिस दौर में थे और जो मिसाल कायम की, आज जो भी लोग उनके नाम का उपयोग कर रहे हैं वो भूल जाते हैं कि वो एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी थे। अब नितिन गडकरी जी का अलग रोल है, आज के संदर्भ में एक मंत्री के रूप में उनकी भूमिका की सराहना भी होती है, लेकिन सारा कुछ एक साथ समेट देना, मैं समझता हूं कि ये टिपिकल जो व्हाट्सएप में सुबह सुबह 6:30 से लेकर के 8:30 बजे तक लोगों के मोबाइल में आता है ना, अगर आप उसी को पढ़ दें, मुझको लगता है कोश्यारी साहब ने उसी मोबाइल मैसेज को पढ़ दिया है बिना ये सोचे कि उस पद पर बैठे जिस पर वो हैं उसमें कितनी गंभीरता होनी चाहिए और क्या समझ होनी चाहिए। सर, एक वीडियो में भाजपा का कहना है कि वो मसाज करा रहे हैं जेल में, आम आदमी पार्टी का कहना है कि फिजियोथेरेपी है, मनीष सिसोदिया का कहना है ऐसी नीच हरकत भाजपा ही कर सकती है, सत्येंद्र जैन के वकील ने नोटिस दिया है कोर्ट में कि ईडी ने गोपनीयता का उल्लंघन किया है। देखिए, जो भी कुछ हो वो विजुअल्स प्रीतिकर तो नहीं लगता, वो विजुअल्स, अब बीजेपी कुछ भी कह ले, लेकिन मुझे भी लगता है कि क्या ये सुविधाएं आम लोगों को उपलब्ध है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, और अगर आम लोगों को उपलब्ध नहीं है तो जाहिर है कि पूरे के पूरे इस प्रणाली को रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि वो विजुअल्स, मैं जितना एक्यूप्रेशर फिजियोथेरेपी मैं समझता हूं, उस विजुअल्स में मैंने फिजियोथेरेपी का अंश नहीं देखा काफी, और जितनी मेरी समझ है फिजियोथेरेपी की। लेकिन बीजेपी को ये कहने का तो कतई हक नहीं है। आम आदमी पार्टी चूंकि आंदोलन से उपजी पार्टी थी, उनको हाउस को ऑर्डर में रखना है और उसमें क्रैक्स हैं। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को तो ये भी स्मरण रखना चाहिए कि आपने रेपिस्ट को माला पहनाई है, उससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। ठीक है, जो बात सवाल उठा रही है, सवाल ये भी है कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें एक व्यक्ति जब जेल में है, उनके मंत्री पद पर बने रहना कितना उचित है उस पार्टी के लिए जो पार्टी खुद को नहीं, देखिए, ये थोड़ा एक विसंगति तो का आभास तो मुझे भी होता है। राजेंद्र पाल गौतम उसी दिल्ली सरकार के ही मंत्री थे। उन्होंने अंबेडकर की प्रतिज्ञाएं दोहराई थी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, उनका इस्तीफा हो जाता है और इधर नहीं होता है। तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है ना कि किसी भी पार्टी को अगर एक गंभीर राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरना है तो आपको एक समेकित दृष्टिकोण से अपनी चीजें रखनी है। राजेंद्र पाल गौतम का आज तक मेरी समझ में गुनाह कुछ समझ में नहीं आया। अगर राजेंद्र पाल गौतम गुनहगार हैं, उनसे इस्तीफा लिया गया, तो मुझको लगता है कि बाबा साहब अगर आज होते तो क्या होता। ये गंभीर विषय है। दूसरा सवाल सर, ईडी ने फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ चार्जशीट दायर किया, जिसमें दिल्ली के अध्यक्ष परवेज अहमद, दिल्ली के महासचिव मोहम्मद इलियास समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए, मैं अभी भी कहता हूं कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे आप कार्रवाई करते हैं, आपके पास सबूत और दस्तावेज है, तो तमाम उन फ्रंट्स पर, उन संगठनों पर भी कार्रवाई कीजिए जो इस देश में नफरत का जहर बीते कुछ वर्षों से बो रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पे मैं ये नहीं कह सकता सत्य में विजय थे। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन इस देश की आबो हवा में नफरत का जहर घोने वाले हर संगठन पर चर्चा होगी, पाबंदी होगी। ऐसा नहीं हो रहा है ना। ये मैं समझता हूं एक हिंदुस्तान जैसे मुल्क की ओर से, भारत जैसे मुल्क की ओर से संदेश दुनिया को अच्छा नहीं जा रहा। एक सर आखिरी सवाल है, राजनीति सूची जारी करती है, उसका क्या मापदंड होता है? शशि थरूर साहब अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं, वो हार जाते हैं, उनको गुजरात कैंपेन के लिए पहले लिस्ट में भी जगह नहीं मिली, दूसरी लिस्ट में भी जगह नहीं मिली, जिस पर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि मीडिया का एक वर्ग अननेसेसरी, अभी हमारे यहाँ उपचुनाव हुए थे बिहार में, मैं नहीं था स्टार प्रचारक में, मैं राज्यसभा का सांसद हूं। वो अच्छा, ये भी सोचना होगा कि इससे पहले शशि थरूर जी कहां कहां स्टार प्रचारक थे केरल के अलावा। तो ये जो एक
अननेसेसरी विवाद उत्पन्न करने की। और मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ, हमारे यहाँ 2 उपचुनाव हुए, मैं नहीं था। पार्टी किसी भी उपचुनाव में जब आपको 30 लोगों का मात्र नाम देना होता है, 20 लोगों का मात्र नाम देना होता है, या किसी भी आम चुनाव में 35 लोगों का नाम देना होता है, तो आपको क्षेत्रवार ये तय करना होता है कि किसकी अपील कैसी होगी, और उस दृष्टिकोण से निर्णय होता है। सर, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े कई मामले हैं जिस पर सोशल और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। जया बच्चन ने यहाँ तक कहा कि आजकल की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो डबल स्टैंडर्ड माइंडसेट की हैं और महिला खुद ही अपनी दुश्मन बनी बैठी है। तो क्या इस पूरे प्रकरण में आप देखते हैं, और आजकल जो पुलिसिया छानबीन है, जब दुनिया डिजिटलाइजेशन के दौर में है, तो कहाँ चूक होती है जितनी बड़ी घटना छुपी दबी रहती है? देखिए, मैं एक बात कहूँ कि श्रद्धा और ये जो मैं समझता हूँ कि इसको दुर्दांत मानूं, ऐसा हीनस क्राइम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में है, उसमें त्वरित अनुसंधान हो, सख्त सजा हो, लेकिन उस तरह की बात ना हो जैसा हमारे असम के सीएम साहब कहते हैं कि देश को एक ऐसा नेता चाहिए कि आफताब पैदा ना हो। अरे साहब, समाज को मजबूत करिए ना, सोच विकसित करिए, समझ विकसित करने के लिए हम सबको करना चाहिए। आप किसी भी मौत को अगर इलेक्शन का कैंपेन का एजेंडा बनाते हैं, ये ग्राह्य नहीं होगा, हम जैसों के दिल से नहीं। अब मेरा सीधे तौर पे मानना है कि ऐसी हत्या कोई आफताब करे, कोई मनोज करे, कोई संजय करे, ये हत्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। लेकिन इसको किसी धर्म से जोड़ देना, पहचान से जोड़ देना, ये भी बताता है कि एक समाज के रूप में हम बीमार होते जा रहे हैं, और बीमार समाज किसी भी समस्या का हल नहीं ढूंढ सकता। लेकिन उनका तो साफ कहना है कि 2024 मजबूत विकल्प को चुनना होगा। खुले तौर पर वो नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं क्योंकि ऐसे मजबूत नेता मोदी ही हैं जो भारत को अपनी मां मानते हैं। अगर आपने नहीं ऐसा किया तो हर गली शहर में आफताब पैदा होगा और मां बहन असुरक्षित रहेगी। मैं बाकी तो नहीं जानता, मैं 14 से पहले हिमंटो जी का भी थोड़ा बयान देखना चाहता हूँ। क्या वो भी तब भी यही कहते थे कि मोदी जी ही विकल्प है? सिर्फ अपना बयान देखें, मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं। हम तो एक वैचारिक और राजनीतिक विरोध की राजनीति करते हैं, और वहां हम स्पष्ट हैं। कोई भी व्यक्ति इस देश की किस्मत तय नहीं कर सकता। जिसको ये मुगालता हो गया कि मैं ही इस देश की किस्मत तय कर सकता हूं, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति आत्ममुग्ध राजनीति कर रहा है, आत्म केंद्रित राजनीति कर रहा है। राजनीति का क्या मतलब होना चाहिए? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। उसके लिए क्या आवश्यक है? व्यापक परिदृश्य, वसुधैव कुटुंबकम। ये नहीं कि अपने नागरिकों के बीच में कटीली दीवार खड़ी करते हैं और तब कहेंगे हम विश्व गुरु हैं, विश्व नेता। नहीं साहब, आप चुनाव भले जीत सकते हैं, चुनाव जीतना और दिल जीतने में फर्क है। हमें दिल जीतने वाले लोग चाहिए, चाहे चुनाव हम अगला भी हार जाएं।